हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख संस्था परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए से बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुरानी वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें अधीक्षक बाल देखरेख संस्था वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना का अधिकार प्राप्त होगा, इसमें से आपको बताना है सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को, सभी भारतीय मूल के व्यक्तियों को या उपरोक्त सभी को। तो ये सूचना का अधिकार केवल व्यक्तियों के लिए, यहाँ के सभी नागरिकों के लिए है, न कि व्यक्तियों के लिए। व्यक्ति में विदेशी भी आ जाते हैं, हम इनको नहीं दे सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इसको छांटना है। अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। अधिनियम का राजपत्र में 21/6/2005 को प्रकाशित किया गया। अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। अधिनियम को 15 जून 2005 को राष्ट्रपति में स्वीकृति प्राप्त हुई। तो 350, 370 जब से हटा दिया गया धारा, तब से जो भी अधिनियम सब भारत के लिए होता है। तो अब ये वाला मान्य नहीं होगा कि अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, ये गलत हो जाएगा। तो दूसरे का सा आंसर यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य है लोक प्राधिकारियों के कार्यक्रमों में पारदर्शिता एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार का प्रशासन उल्लेखित करना, लोक प्राधिकरण नियंत्रणाधीन सूचना तक को सुनिश्चित करना, या केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करना। सही आंसर इसमें ए आएगा, लोक प्राधिकारियों के कार्यक्रम में पारदर्शिता तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। सूचना का अधिकार अधिनियम के निम्न में से कौन सा धारा का प्रावधान तुरंत लागू नहीं हुए, ये आपको बताना है। कुछ तुरंत लागू हुए थे और कौन सा तुरंत लागू नहीं हुए, इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है। सही आंसर इसमें द आएगा, 17-18 छोड़कर सब तुरंत लागू हुए थे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप अधिनियम की पुस्तक में देखेंगे तो आप पाएंगे अधिनियम की धारा 1(3) के अनुसार भारत धारा 4(1), धारा 5(1)(2), धारा 12, 13, 15, 16, 27 व 28 के प्रावधान तुरंत प्रभावी हुए हैं एवं बाकी जो है 120 दिन बाद प्रभावी हुए हैं। तो धारा 17-18 ये बाद में प्रभावी हुए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) के तहत पदाविहित अधिकारी कहलाता है लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सूचना लोक अधिकारी या संघीय लोक सूचना अधिकारी। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ब आएगा, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी कहलाएगा। क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12(3) के तहत नियुक्त पदाधिकारी अभिप्रेत है मुख्य सूचना आयुक्त, सहायक सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त तथा सहायक सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त। सही आंसर इसका स आएगा, मुख्य सूचना आयुक्त और सहायक सूचना आयुक्त। 12(1) की बात किया जाए तो 12(1) में जो है केंद्रीय सूचना आयोग का प्रावधान है। 12(2) की बात किया जाए तो 12(2) में केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, ऐसा कहा गया। और 12(3) की बात किया जाए, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त नियुक्ति के बारे में बात करता है। तो मुख्य सूचना आयुक्त सूचना आयुक्त नियुक्ति यहीं पर स वाला आएगा, 13 का 3 वाला आएगा, माने 13(3) में ये इसी की प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है, कर लेंगे, है नहीं है, प्रिंट मिस्टेक यहाँ पर नहीं है होगा। कोई दस्तावेजों का अभिलेखों का निरीक्षण, दस्तावेजों अभिलेखों की टिप्पणी, उदाहरण या प्रमाणित प्रतियों के लेना, सामग्री का अप्रमाणित नमूने लेना, या डिस्क, फ्लैपशीट, टेप्स, वीडियो कैसेट्स के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रिंट आउट्स के माध्यम से जहां ऐसी जानकारी किसी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्त में भंडारी तक रूप में सूचना भी प्राप्त करना। तो जो भी सूचना हम लेते हैं वो प्रमाणित होता है, अप्रमाणित नहीं। मतलब सा आंसर आएगा, सामग्री का अप्रमाणित नमूने लेना, इसके जिक्र नहीं किया गया। तो असत्य क्वेश्चन हमको छांटना था, तो सा वाला आएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित में से किस धारा में गठित आयोग राज्य सूचना आयोग कहलाता है, ये आपको बताने का राज्य सूचना आयोग किसमें प्रावधान है। धारा 13, 14, 15 या 16। सही आंसर सा आएगा, धारा 15 में राज्य सूचना आयोग के बारे में प्रावधान करता है।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित में से किस धारा में सूचना का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है? ये तो आप रट के होंगे, चार ऑप्शन आपके सामने, सिंपल सा आपको याद होना, एक कॉमन क्वेश्चन, धारा 3 में ही नागरिकों को यह अधिकार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सूचना के अधिकार के तहत सम्मिलित है? तो ये आपको बताना, भारतीय संविधान की बात किया जाए 14, 19, 21 या 32, सही आंसर यहाँ ब आ जाएगा। वाक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी के अंतर्गत सूचना का अधिकार को शामिल किया गया। तो अनुच्छेद 19, 10वां का जो आंसर आएगा वह आएगा अनुच्छेद 19। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) ख के तहत आने वाले विवरणों तथा विशिष्टियों की व्यवस्था करने कर्तव्य लोक प्राधिकारी कितने दिनों के भीतर प्रकाशित करना अनिवार्य बनाया गया था? ये आपको बताना था। सही आंसर आपके इसमें से छांटना है। तो मैं पहले ही बताया था 120, जब कुछ तो जल्दी प्रभावी हो गए थे उसी दिन, लेकिन बाकी जो प्रभावी 120 दिन के अंदर करना था, तो द आंसर आएगा 120 दिन। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधिनियम की धारा 4(1) ख के तहत लोक प्राधिकारी द्वारा रखे गए विवरण व अभिलेख को अद्यतन रखने का कर्तव्य अधिरोपित किया गया। अद्यतन माने बिल्कुल नया रखने का कौन बोला गया, माने बार बार उसको जो वो हो जाता है नया जुड़ता, उसको अद्यतन रखना, ये इसका कर्तव्य बोला गया। कितने वर्ष बाद इसको आपको बताना था? प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में या प्रत्येक 12 वर्ष में। तो ये सब अद्यतन करने की जिम्मेदारी जो अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष होती है। तो इसका सही आंसर जो आएगा आएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधिनियम में कौन सी धारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप सकारण विनिश्चय को अनिवार्य बनाती है? धारा 3, 4, 5 या 6, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर पर आएगा धारा 4। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जहां लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित की जाती है, मतलब अगर लोक सूचना अधिकारी ही कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उस पर जो दंड आरोपित किया जाए तो उसके संबंध में क्वेश्चन है। शास्ति अधिरोपित करने को सुनवाई की युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा। यह साबित करने का भार कि उसने युक्तियुक्त रूप से कार्य किया अधिकारी पर होगा। यह साबित करने का भार कि उसने तत्परता से कार्य किया अधिकारी पर होगा। उपरोक्त सभी सही है, सही आंसर यही आएगा। उपरोक्त सभी सही है। अगर आप कहते हो कि आपने कोई गलत नहीं किया तो आपको साबित करना होगा कि आपने कोई गलत नहीं किया, ये आप ही पर भार होता है। क्वेश्चन यहां पर आता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित में से किस पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह प्रशासकीय एककों या अधीन कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारीगण व राज्य सूचना अधिकारीगण अभिहित करेगा? यहां पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आएगा। 15 का आपको आंसर देना है। प्रत्येक लोक प्राधिकारी पर, राज्य सूचना आयोग पर, समुचित सरकार पर, एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी पर। तो ये जो अधिकार आरोपित किया गया प्रत्येक लोक प्राधिकारी पर यह आरोपित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन का अंतरण किया जाना चाहिए। अंतरण में ट्रांसफर यथासाध्य शीघ्रता के साथ, यथासाध्य शीघ्रता के साथ किंतु 3 दिनों के अंदर, यथासाध्य शीघ्रता के साथ किंतु 5 दिनों के अंदर, यथासाध्य शीघ्रता के साथ किंतु 7 दिनों के अंदर। सही आंसर सा आएगा यथासाध्य शीघ्रता के साथ किंतु 5 दिनों के अंतर्गत। अगर किसी गलत अधिकारी के पास आवेदन पहुंच गया है तो उसको सही व्यक्ति के पास आवेदन पहुंचाने में ज्यादा से ज्यादा 5 दिन समय लेना चाहिए। क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना अधिकारी तथा राज्य सूचना अधिकारी निम्नलिखित में से किस धारा में विनिर्दिष्ट कारणों के कारण अनुरोध पत्र को अस्वीकार करेगा? इसमें से बताना है। धारा 6, 7, धारा 7, 8, धारा 8, 9 या धारा 9, 10, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें सा आएगा धारा 8 और धारा 9। धारा 8 और धारा 9 सा वाला आएगा। धारा 8 में कहा गया सूचना के प्रकट किए जाने में छूट की बात करता है और धारा 9 कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति का आधार ये देता है। तो ये आंसर सही 8 और 9 आएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी जानकारी के संबंध में अनुरोध करता तो उसके अनुरोध पर 48 घंटे की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मांगी गई जानकारी के संबंध में किसी व्यक्ति के जीवन से है, मांगी गई जानकारी के संबंध किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से है, या मांगी गई जानकारी के संबंध किसी व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से है, मांगी गई जानकारी के संबंध किसी व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता तथा विधिक समान संरक्षण से है। तो सही आंसर इसका सा आएगा। मांगी गई जानकारी के संबंध किसी व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से है तो उसको तुरंत आपको 48 घंटे के अंदर मुहैया कराना होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) व 5 में विहित शुल्क प्रत्येक व्यक्ति को देना होगा। विकृत चित्त
या अवयस्क को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को देना होगा। विकृत अवयस्क तथा गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को देना होगा। गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को देना होगा। तो सही आंसर इसका यही द ही आएगा, क्योंकि इसमें विकृत चित्र के जिक्र नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को देना होगा, यह कहा गया, तो द वाला आंसर इसमें आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जब केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी को धारा 6 के अधीन अनुरोध पत्र प्राप्त होता है तो उसका विनिश्चय करने के पूर्व उसे विचारण करना होगा। धारा 8 के तहत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त सूचनाओं पर, धारा 9 के तहत अस्वीकृत के आधार पर, धारा 11 के तहत व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर और शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के प्रावधानों पर। ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया, तो आपको बताना है कि किसके तहत ये विनिश्चय करेगा। तो 20 का आंसर आपको बताना है। सही आंसर जो आएगा 20 का सा आंसर आएगा धारा 11 के तहत व्यक्तियों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर। धारा 11 के तहत व्यक्ति के मतलब ये पर व्यक्ति के सूचना, ये जो है पर व्यक्ति, आप थर्ड व्यक्ति से सूचना चाहते हो तो यहां पर आपको उस व्यक्ति को संज्ञान करना पड़ेगा। तो यहां जो क्वेश्चन पूछा गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जब केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, राज्य सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त करता है तो उसका विनिश्चय करने से विचारण करने का, और पर व्यक्ति तो नहीं है। मैंने धारा 11 के तहत व्यक्तियों पर किए गए अभ्यावेदन पर, मैंने धारा 11 जो देता है ये पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न में से कौन सी सूचनाओं को किसी भी नागरिक को प्रदत्त करने से के लिए कोई बाध्यता नहीं है। अब यहां पर देखना, सूचना का प्रकटीकरण न्यायालय द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध है। सूचना का प्रकटीकरण न्यायालय द्वारा विवेचित रूप से निषिद्ध है। सूचना का प्रकटीकरण अधिकरण द्वारा अभिव्यक्ता निषिद्ध है। सूचना का प्रकटीकरण से न्यायालय का अवमानना होती है। तो अब इसमें बाध्यता नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया। तो अब इसमें हम ऑप्शन छाटेंगे। सूचना का प्रकटीकरण न्यायालय द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध है तो बिल्कुल नहीं देंगे हम इसको। सूचना का प्रकटीकरण न्यायालय द्वारा विवेचित का कोई उल्लेख नहीं किया गया, विवेचित रूप से निषिद्ध है ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। सूचना का प्रकटीकरण अधिकरण द्वारा अव्यक्तितः निषिद्ध है ये भी बोला गया। सूचना का प्रकटीकरण न्यायालय का अवमानना होती ये भी कहा गया, लेकिन विवेचित रूप से निषिद्ध है ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया। तो 21 का जो आंसर इसमें बा आ जाएगा, बा वाला आंसर माने ये वाला सही होगा। क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न में से कौन सा सूचना को किसी भी नागरिक को प्रदत्त करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। सूचना का प्रकटीकरण पर व्यक्ति को प्रतियोगिता स्थिति को नुकसान पहुंचाएगा। विदेशी सरकार में विश्वास प्राप्त सूचना, सूचना का प्रकटीकरण से अन्वेषण के प्रक्रिया में बाधा पहुंचेगी। सूचना का प्रकटीकरण से अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा पहुंचेगी। देखो ऐसे तो अगर देखोगे इस क्वेश्चन को सब के सब सही नजर आएंगे, सबके सब सही नजर आएंगे, बिल्कुल सही है। विदेशी सरकार से विश्वास प्राप्त सूचना हम नहीं दे सकते, बाध्यता है हम पर। सूचना का प्रकटीकरण अन्वेषण की प्रक्रिया में बाधा पहुंचेगी तो भी नहीं दूंगा। सूचना का प्रकटीकरण अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा पहुंचेगी तो भी नहीं दूंगा। यह भी कहा गया सूचना का प्रकटीकरण व्यक्ति की प्रतियोगिता की स्थिति में नुकसान पहुंचेगा, लेकिन इसमें एक अधूरा चीज है। अगर सूचना का प्रकटीकरण में बाधा पहुंचेगी, अगर ये बोल रहा है लेकिन लोकहित से संबंधित हो, प्रकटीकरण बेहतर और लोकहित से संरक्षित हो, लोकहित से संबंधित हो तो मैं उसको दे दूंगा। अब इसमें जिक्र नहीं किया गया तो यहां पर ऑप्शन आ जाएगा आ, ये अधूरा है। सूचना का प्रकटीकरण व्यक्ति के प्रतियोगिता स्थिति नुकसान पहुंचता है, लेकिन अगर लोकहित पर आधारित हो, लोकहित पर देना जरूरी हो तो उसको दे दिया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन पूछा था कौन सा बाध्यता नहीं, तो आ वाला ही बाध्यता नहीं है और तभी जारी होगा जब लोकहित पर नहीं होगा तो मैं सूचना नहीं दे सकता हूं, लेकिन वो सूचना देना लोकहित के लिए जरूरी है तो मुझे देना पड़ेगा। तो आ वाला आंसर इसका आएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न में से कौन सी सूचना को किसी भी नागरिक को प्रदत्त करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। ध्यान रखेंगे इसमें पूछा था बाध्यता नहीं है, ये आपको देखना है। तो यहां पर था सूचना जिसका प्रकटीकरण व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक हो। सूचना का प्रकटीकरण विधि प्रवर्तनी या सुरक्षा प्रयोजन के लिए विश्वास में प्रदत्त सहायक को खतरा पहुंचता हो। सरकारी प्राधिकारी को कागजात जिसमें उनके विचार विमर्श को अभिलेख सम्मिलित हो। किसी व्यक्ति को वैश्विक नातेदारी को उपलब्ध सूचना। अब इसमें से आपको बताना है भाई
ये कौन सा इसमें से आप दे सकते हैं, यह आपको क्वेश्चन यहाँ पर था। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन होगा 23 का जो आंसर हमको यहाँ पर लेना है, तो 23 का जो आंसर यहाँ पर आएगा सा आएगा। सरकारी प्राधिकारियों के कागजात जिसमें उसके विचार विमर्श अभिलेख सम्मिलित है, उसमें देने में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर सरकारी, यहाँ पर एक चीज याद रखना, इसमें बोला मंत्रिमंडल के कागजात अभिलेख, आप जो उसमें पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि मंत्रिमंडल के कागजात का अभिलेख के विशेष दशा में संरक्षित है सरकारी प्राधिकारी के नहीं। मंत्रिमंडल होता तो समझ में आता, लेकिन सरकारी प्राधिकारियों के कागजात नहीं बोला गया, मंत्रिमंडल के, ध्यान रखेंगे, मंत्रिमंडल के कागजात अभिलेख विशेष दशा में संरक्षित है, सरकारी अधिकारियों के नहीं, इसलिए सा वाला यहां पर आ जाएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न में से कौन सी सूचना किसी भी नागरिक को प्रदत्त करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, ये आपको बताना है। 24 का आंसर आपको लेना है कि 24 क्या आएगा, इसमें आप देख सकेंगे। सूचना जिसमें अपराधियों की गिरफ्तारी में बाधा पहुंचती है, सूचना अधिकरण का अवमानना करती है, सूचना जो किसी व्यक्ति के एकांत या अनावश्यक रूप से अतिक्रमण करती है, सूचना जो मंत्रिमंडल के कागजात जिसे मंत्रिमंडल द्वारा अपने अधिकारियों के विचार विमर्श अभिलिखित से संबंधित है। अब इसको तो मैं दे नहीं सकता। अब सूचना का जिसमें अपराधी गिरफ्तारी बाधा पहुंचती नहीं दूंगा। सूचना का अधिकरण के अवमानना, देखो न्यायालय की बोला है, यहां पर बा वाला आएगा, यही सही है। सूचना जो न्यायालय के अवमानना करता तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन सूचना जो अधिकरण के अवमानना करता ऐसा कंडिका में बोला ही नहीं गया, तो ये यहाँ पर बा वाला आ जाएगा। सूचना किसी व्यक्ति के एकांत व अनावश्यक रूप से अतिक्रमण करती, इसको भी मैं नहीं दूंगा, तो यहाँ पर बा वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन यहां पर आता, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(3) के तहत अवधि की संगणना के बारे में प्रश्न उत्पन्न होता है, तो ये आपको बताना है कि अवधि के संबंध में क्या होगा, यह 2005 इसमें पूछा गया है, तो आपको इसमें से चयन करना है। केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा, केंद्र सरकार का अपीलों के अधीन रहते हुए निर्णय अंतिम होगा, केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा और कोई अपील अनुज्ञात नहीं की जाएगी, केंद्र सरकार के निर्णय के विरुद्ध पुनर्विलोकन होगा, तो यहाँ पर सही आंसर इसका ब आएगा, केंद्र सरकार के अपीलों के अधीन रहते हुए निर्णय अंतिम होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन निम्नलिखित में से किस धारा में पृथक्करणिता का सिद्धांत समाविष्ट किया गया है, तो आपको इसमें 4 से बताना है। सही आंसर यहाँ पर ब आएगा, यहाँ पर धारा 10 अर्थात पृथक्करणिका का सिद्धांत ये कहता है कि जो आपको सूचना, कुछ ऐसे सूचना व्यक्ति मांगा जिसको दिया जा सकता है और कुछ सूचना ऐसी मांगा जिसको नहीं दिया जा सकता, तो जो दिया जा सकता है उसको पृथक करके उसको दे दो, यही पृथक्करणिता का सिद्धांत है। क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन यदि सूचना प्राप्त के लिए आवेदन किसी पर व्यक्ति से संबंधित है, तो लोक सूचना अधिकारी कितने दिनों के अंदर पर व्यक्ति को अनुरोध को सूचना देनी होगी, ये आपको बताना है। 27 का ऑप्शन आपको देना, 5, 7, 15 या 21 सही आंसर आएगा 5 दिन के अंदर। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन यदि सूचना के प्रकटीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है और पर व्यक्ति पर आपत्ति के लिए सूचना तामील कराई जाती है, तो कितने दिवस के भीतर लोक सूचना अधिकारी को आवेदन का निराकरण करना होगा। पर व्यक्ति से संबंधित आवेदन का निराकरण इनमें से आपको बताना, सही आंसर वह आएगा 40 दिन के अंदर करना होता है। क्वेश्चन यहाँ पर है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन अधिनियम के किस अध्याय में केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है, तो ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बा आएगा अध्याय 3 में। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का अधिकार किसे है, केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श, केंद्र सरकार, उच्चतम न्यायालय, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो आता है आता है, केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तगण की नियुक्ति की जाती है, इसमें से बताना, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सा आएगा, समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए सिफारिश हेतु बनी समिति का अध्यक्ष कौन होगा। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, इसमें से आप झट से सोचिए और बताइए कि कौन सा यहां पर होगा। आपको मालूम है प्रधानमंत्री होता है।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत धारा 12 के अधीन समिति गठन के लिए यदि लोकसभा का विपक्ष के नेता के रूप में किसी को मान्यता नहीं दी गई है तो विपक्ष का नेता समझा जाएगा। सरकार के दल के प्रतिनिधि, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति, सरकार के विपक्षी सबसे बड़े एकल समूह का नेता या प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका स आएगा, सरकार के विपक्षी सबसे बड़े एकल समूह का नेता। क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग के कामकाजों का साधारण अधीक्षण और निर्देशन एवं प्रबंधन निहित होगा। इसमें से बताना 34 का आपको बताना, राष्ट्रपति में, उच्चतम न्यायालय में, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त में, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें स आएगा, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्तों में। सूचना के केंद्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त नहीं होगा। पूछा है नहीं होगा। जो संघ या राज्य विधानमंडल का सदस्य है, जो कोई लाभ के पद पर धारित करता है, जो कोई राजनीतिक दल से संबंध या कारोबार वृत्ति करता है, उपरोक्त सभी आप कॉमन क्वेश्चन है, ये सब के सब इसके अयोग्य है। माने ये सब कोई भी इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, माने नहीं बन सकता आयुक्त, सूचना आयुक्त। क्वेश्चन यहाँ पर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय होगा, ये भी आपको मालूम है। कॉमन क्वेश्चंस, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। अब ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन हो जाता है कि कार्यकाल कितना होगा। पहले अधिनियम में 5 वर्ष बोला गया था, 5 वर्ष इसका कार्यकाल होगा, लेकिन अभी जो बोल दिया गया ऐसी अवधि के लिए जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए। और 65 वर्ष आयु बोला है, लेकिन ये बोला गया केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर कोई नहीं है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं यहाँ पर। और देना ही हो तो 5 वर्ष लगाइए, पहले 5 वर्ष करना था, ये तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है, इसलिए छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी धारा अभियोजन व विधिक कार्रवाइयों में संरक्षण प्रदान करती है? यहाँ पर आपको बताना है। धारा 21, धारा 22, धारा 23, धारा 24, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर आ, धारा 21। सद्भावना पूर्वक जो कार्य होता है उसमें किसी प्रकार का आपराधिक अभियोजन नहीं होगा, इस सद्भावना पूर्वक कार्रवाई धारा 21 बताता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा? मैं आपको बता चुका था, पहले बताते 65 वर्ष पद धारण, इसके बाद वो पद धारण नहीं करेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम निश्चित किया गया, मतलब उसके बदले आया है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2002, सूचना स्वतंत्रता का अधिकार 2002, सूचना का स्वतंत्रता गुप्त बात अधिनियम 2002 या शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ब आएगा, सूचना स्वतंत्रता का अधिनियम 2002। क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न से कौन सा कथन असत्य है? अब इसमें से हमको असत्य यहाँ पर कथन छांटना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इनमें से कौन सा कथन असत्य नहीं, आ को काट दीजिए, सत्य है कर लेंगे। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मुख्य सूचना एक पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है, मुख्य सूचना एक पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है, मुख्य सूचना एक पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है यदि उसकी उम्र 65 से कम है, मुख्य सूचना एक पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है यदि उसकी उम्र 62 से कम है। सत्य कथन छांटना है तो ब आएगा, मुख्य सूचना एक पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त निम्न में से किसे संबोधित हस्ताक्षरित लेख पद त्याग कर सकता है? ये आंसर क्वेश्चंस में आपको बताना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या संसद? सही आंसर आएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को संबोधित करके पद त्याग कर सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त वेतन तथा भत्ते व सेवा निर्वर्धन किसके समान होंगे? ये आपको बताना है। कुछ यहाँ पर है, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य सचिव, भारत सरकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। सही आंसर इसमें आएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त इसका सही आंसर होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त को निम्न में से किसके आधार पर हटाया जा सकता है? कार्यों को लोप तथा भ्रष्टाचार, अनैतिक कार्य तथा असमर्थता, साबित कदाचार और असमर्थता, साबित कदाचार एवं असमर्थता लिखा है। असमर्थता, साबित कदाचार या असमर्थता, यहाँ पर तथा लिखा है। देखो अंतर बस थोड़ा सा है।
यहाँ पर दोनों में एक जैसा है लेकिन इसमें तथा लिखा है, लेकिन बोला गया साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता, तो 44 का आंसर द आएगा। क्वेश्चन से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त को किसके आदेश द्वारा हटाया जा सकता है, ये आपको बताना है। संसद के किसी भी सदन के आदेश द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सा राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के निम्नलिखित में से किसके आदेश द्वारा नियुक्ति तथा हटाया जा सकता है, राज्य की बात कर रहा है। राष्ट्रपति के परामर्श के उपरांत राज्यपाल क्रमशः राज्यपाल द्वारा समिति के परामर्श तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच रिपोर्ट पर राज्यपाल, क्रमशः राज्यपाल द्वारा समिति के परामर्श तथा उच्च न्यायालय द्वारा जांच रिपोर्ट या परामर्श, इसमें से आपको बताना है। अब दो में से आप कंफ्यूजन होगा, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, तो 46 का जो सही आंसर आपका आएगा ये तो समिति के परामर्श पर नियुक्ति करता है और हटाएगा उच्चतम न्यायालय के जांच रिपोर्ट के बाद ही। यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन वैसे ही आ गया है कि राज्य अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कितने वर्षों के लिए पद धारण करेगा। पहले के अनुसार तो 5 वर्ष था, लेकिन अब बार-बार बोले ऐसी अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, ऐसा लिखा है। तो अब इसमें हम ये कहेंगे दा वाला आ जाएगा। अधिनियम में कोई परिसीमा नहीं लिखा गया है यहाँ पर, तो मेरे साथ यह आएगा क्योंकि 5 वर्ष स्पष्ट नहीं लिखता, ऐसा बोलता ऐसी अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, ऐसा करके बोला गया है। तो ये ऑप्शन या तो रिजेक्ट होगा या ऐसा क्वेश्चन या तो इसमें आएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित में से किस धारा के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन किया जा सकता है। तो राज्य सूचना आयोग के गठन के बारे में आपको बताना है कि किस में आ जाएगा। धारा 15, धारा 16, धारा 17, धारा 18। सही आंसर आएगा धारा 15 के तहत। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य सरकार आदेश द्वारा कर सकती है। प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकती है, इसमें आपको बताना था। या केंद्र सरकार द्वारा निर्देश देने के प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकती है। प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकती है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपको यहाँ पर वैसे सही आंसर इसका द ही है। माने प्रत्येक आप देखोगे तो प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी। ऐसा जिक्र नहीं केंद्र सरकार द्वारा निर्देश दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र अधिसूचना द्वारा कर सकती है। अब इसमें प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकती है, और यहाँ पर है प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र, दोनों ओवरलैपिंग कर रहे हैं। द भी आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी ओवरलैपिंग कर रहा है। प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकती है, अधिसूचना द्वारा कर सकती है। और यहाँ पर फिर दिया प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र अधिसूचना द्वारा करेगी, तो यहाँ पर द ही आंसर आप ले सकते हैं। वैसे वो भी आंसर आ जा रहा था जो बा वाला, तो प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी। डबल क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 के तहत पारित आदेश के विरुद्ध कितने दिनों के भीतर अपील की जाएगी। तो पारित आदेश के विरुद्ध अपील की बात करें तो कितने दिनों के भीतर अपील होगी। सही आंसर आएगा 30 दिनों के भीतर ये अपील होती है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।